यस, नवभारत स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल तक की वीडियो में हमने विद्युत अपघटनी सेल का अध्ययन किया था और उस विद्युत अपघटनी सेल में अध्ययन करने के बाद फिर हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ एक उदाहरण के रूप में लिया था। वो पहला उदाहरण हमने कौन सा लिया था? सोडियम क्लोराइड का लिया था। कौन सा उदाहरण था? पहला उदाहरण सोडियम क्लोराइड का उदाहरण था पहले। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड हमने उदाहरण लिया था। ठीक है, और सोडियम क्लोराइड का हमने विद्युत अपघटन किया था विद्युत अपघटनी सेल में। यानी विद्युत अपघट्य सोडियम क्लोराइड का विद्युत अपघट्य सेल में एक रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होती है? वो इस प्रकार से थी। सोडियम क्लोराइड जो कि गलित अवस्था में Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, जिसमें ये धनायन और ये ऋण आयन होता है। धन इलेक्ट्रोड की ओर ये ऋण आयन आकर्षित होते हैं, धन इलेक्ट्रोड की ऋण आयन आकर्षित होते हैं, जिस पर ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है और सोडियम धनायन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं, जिस पर अपक्षय प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब हम इसी उदाहरण को और अच्छी तरह समझेंगे, यानी उससे उदाहरण में और भी हमें बातें समझने को मिलेंगी और उन बातों पर विशेष ध्यान देना है। तो देखें, जो सोडियम क्लोराइड का कल हमने उदाहरण समझा था उस पर फिर से ध्यान देंगे एक बार, क्योंकि उस उदाहरण को समझने के साथ हमें और भी जानकारी प्राप्त होंगी। देखो, विद्युत अपघट्य गलित NaCl का विद्युत अपघटन कल हमने किया था, पूरा समझ लिया था, उसे मैंने लिख कर रखा है जिससे कि बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो सोडियम क्लोराइड जो कि एक Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयन में परिवर्तित होता है गलित अवस्था में। जब इस गलित NaCl को इसमें लेते हैं, यानी इस विद्युत अपघटनी सेल के पात्र में लेते हैं, तो धन इलेक्ट्रोड की ओर ये ऋण आयन या Cl नेगेटिव आयन आकर्षित होते हैं, तो ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। यानी एक Cl नेगेटिव आयन एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है तो Cl उदासीन हो जाता है, Cl परमाणु बन जाता है। अब ये Cl परमाणु जो है एकल अवस्था में रहता नहीं है। Cl की यानी क्लोरीन की जो अवस्था होती है, वो स्थायी अवस्था जो होती है वो कौन सी होती है? Cl2 के रूप में होती है, अर्थात द्विपरमाणविक अवस्था में होती है। इसलिए इसे हमने Cl को Cl2 के रूप में प्रदर्शित किया। तो 1/2 भी लिख दिया, इसका मतलब एक ही Cl, यानी समझने के लिए इस प्रकार से 1/2 Cl2 और प्लस एक ही इलेक्ट्रॉन एक ही Cl है। यदि हम इसको इस प्रकार से भी ले सकते हैं कि 2 Cl नेगेटिव Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, 2 Cl नेगेटिव होंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। दोनों ही तरीके से हम इस बात को लिख सकते हैं। ठीक है, आपकी कॉपी में मैंने इस तरीके से लिख रखा है। अब यहाँ पर ये जो Cl2 गैस है, Cl2 गैस बनती है, क्या बनती है? Cl2 गैस। यह Cl2 गैस, यहाँ पर Cl2 गैस बनेगी। यह जो Cl2 गैस बनेगी, यह Cl2 गैस ये बनने वाली जो Cl2 गैस है, ये Cl2 गैस इस धन इलेक्ट्रोड की ओर से बुलबुलों के रूप में, किसके रूप में? यहाँ पर बुलबुलों के रूप में बाहर की ओर निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है? बाहर की ओर निकल जाती है। यही बात लिखी हमने। यह Cl2 गैस एनोड इलेक्ट्रोड की ओर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार हमें एनोड इलेक्ट्रोड पर Cl2 गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब देखो, ये हमने जानकारी इसमें जोड़ दी कि एनोड पर जो प्रक्रिया संपन्न हुई, ऑक्सीकरण प्रक्रिया जो संपन्न हुई, उस प्रक्रिया के दौरान हमें क्या प्राप्त होगी? Cl2 गैस प्राप्त हो जाती है। उसके बाद फिर हम देखते हैं ऋण इलेक्ट्रोड पर। ये ऋण इलेक्ट्रोड है। इस ऋण इलेक्ट्रोड पर क्या था? ये धनायन आकर्षित होते हैं। धनायन जब आकर्षित होते हैं तो यहाँ से जब Cl ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त कर त्याग दिए थे, ये त्यागे हुए इलेक्ट्रॉन इस पर्पस से होते हुए, देखो पर्पस जुड़ा हुआ है, इस पर्पस से होते हुए यहाँ कैथोड पर आए थे। उस कैथोड पर जो इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन इलेक्ट्रॉन को ये धनायन यानी सोडियम धनायन ग्रहण कर लेता है, अर्थात अपचयन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। अब यहाँ पर ये सोडियम जो होता है उदासीन हो जाता है। हमने केवल इतनी बात की थी कल कि ये सोडियम उदासीन हो जाता है, लेकिन उदासीन होकर के वह ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। गैसीय अवस्था नहीं, यहाँ क्लोरीन तो गैसीय अवस्था में परिवर्तित होता है, लेकिन सोडियम किस अवस्था में परिवर्तित होता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है। ये ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर के ये बाहर तो निकलेगा नहीं, लेकिन ये इस इलेक्ट्रोड पर, यानी इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर, ऋण इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है। इस प्रकार से इस चिपकने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? निक्षेपित कहते हैं, मुक्त मात्रा कहते हैं, एकत्रित
मात्रा कहते हैं। देखो, यह सोडियम ठोस अवस्था में जो प्राप्त होता है कैथोड इलेक्ट्रोड पर, यानी इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होता है, यह निक्षेपित होता है। चिपकने का मतलब निक्षेपित होता है, यह मुक्त होता है, यानी इस विलयन में से, इस सोडियम क्लोराइड में से ये जो भरा हुआ था उसमें से सोडियम इस इलेक्ट्रोड पर यानी कैथोड इलेक्ट्रोड पर मुक्त होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें सोडियम धातु प्राप्त होती है। ठीक है, देखो देखो ये जो है कैथोड इलेक्ट्रोड है, जिसे हमने कैथोड इलेक्ट्रोड के रूप में ये पेंसिल ले ली हमने, ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। ये कैथोड इलेक्ट्रोड पर क्या होता है, विलयन में से इस गलित NaCl में से Na उदासीन होकर के ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, तो इस पर चिपकता है यानी निक्षेपित होता है, यह इस इलेक्ट्रोड पर एकत्रित होता है। तो देखो किस प्रकार से, जैसे ये कैथोड इलेक्ट्रोड है, ये वाला इलेक्ट्रोड है ऋण इलेक्ट्रोड, इस ऋण इलेक्ट्रोड पर देखो मैं ये इस तरीके से देखो, ये इस इलेक्ट्रोड पर ये सोडियम देखो, इस सोडियम ठोस अवस्था में, जैसे मैंने ये ले लिया व्हाइटनर जो कि सोडियम ठोस अवस्था मान लिया हमने, इस प्रकार से इस इलेक्ट्रोड पर ये चिपक जाता है। ठीक है, यानी ये जो कैथोड इलेक्ट्रोड था, इस इलेक्ट्रोड पे क्या होता है, ये इसमें से निकल करके सोडियम उदासीन होकर के इस इलेक्ट्रोड पर इस प्रकार से ये चिपक जाता है। ठीक है, ऐसे पूरे इलेक्ट्रोड पे चिपक जाएगा। ठोस अवस्था में ये परिवर्तित हो चुका है सोडियम, और ये बाहर निकाल करके फिर इसको हम क्या कर सकते हैं, इसे अब ये इस इलेक्ट्रोड पर ये जो सोडियम उदासीन होकर के इस इलेक्ट्रोड पर ये चिपक चुका है, इसी को हम बाहर, इस इलेक्ट्रोड को बाहर निकाल करके सोडियम धातु हमें यहाँ से खरोच करके इस प्रकार से सोडियम धातु हमें क्या होगी, अलग प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, इस तरह खरोच करके इलेक्ट्रोड से हम क्या प्राप्त कर लेंगे, सोडियम धातु को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई सबके। तो हम क्या देखते हैं कि इसमें सोडियम धातु हमें ऋण इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो जाती है। कौन सी धातु प्राप्त हो जाती है, सोडियम धातु ऋण इलेक्ट्रोड पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस एनोड पर तो हमें प्राप्त हो गई क्या, Cl2 गैस, और कैथोड पर हमें प्राप्त हो गई क्या, सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, कल तक तो हमने केवल NaCl के विद्युत अपघटन में केवल रासायनिक प्रक्रिया को समझाता है, लेकिन उस रासायनिक प्रक्रिया के दौरान हम उपयोग क्या होता है, उसमें क्या लाभ होता है, उस लाभ के बारे में हमने क्या समझा कि एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त हो गई और कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, जब NaCl का विद्युत अपघटन करते हैं तब हमें Cl2 गैस तथा सोडियम धातु ठोस अवस्था में प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम उदाहरण लेते हैं। अब उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। उदाहरण नंबर 2 हमने कैल्शियम क्लोराइड का बताया था, जो कि आपको होमवर्क में भी दिया था हमने। ये उदाहरण नंबर 2 लेते हैं। ठीक है, उदाहरण नंबर 2 को समझें। अब हम इस विद्युत अपघटनी सेल के इस पात्र में क्या लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं। ठीक है, यानी विद्युत अपघट्य पदार्थ कौन से लिया, कैल्शियम क्लोराइड, जो कि गलित अवस्था में है। गलित अवस्था में परिवर्तित होकर के क्या बनेंगे, Ca डाई पॉजिटिव धनायन बनेगा और Cl नेगेटिव ऋणायन बनेगा। अब यहाँ 2 Cl है, इसलिए 2 Cl नेगेटिव, Cl हमेशा एक ऋणावेशित होता है और कैल्शियम द्विधनावेशित होता है। तो कैल्शियम से 2 इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले गए, 2 Cl पे पहुँच गए। ठीक है, तो इसके 2 Cl नेगेटिव का मतलब क्या होगा, Cl नेगेटिव प्लस Cl नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से ये धनायन और ये ऋणायन बनते हैं। अब ये धन इलेक्ट्रोड की ओर कौन आकर्षित होते हैं, ये ऋणायन आकर्षित होते हैं, जैसे कि NaCl में भी पढ़ चुके थे हम ऊपर। और ये Cl नेगेटिव आयन ऋण इलेक्ट्रोड धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। किसकी ओर आकर्षित होते हैं, धन इलेक्ट्रोड की ओर। ये जो धन इलेक्ट्रोड है इसकी ओर आकर्षित होते हैं, इस धन इलेक्ट्रोड पर पहुंचते हैं तो ये Cl2 गैस के रूप में
निष्कासित हो जाते हैं। यानी कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? ऑक्सीकरण, क्योंकि एक Cl नेगेटिव से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, दूसरे Cl नेगेटिव से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो कुल कितने इलेक्ट्रॉन निकल के? 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होता है यहाँ पर, अर्थात ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये दोनों Cl नेगेटिव आयन Cl2 गैस के रूप में निष्कासित होते हैं। और ये Cl2 गैस जो बनती है इस एनोड के, यानी इस धन आवेशित इलेक्ट्रोड के चारों ओर गैस के Cl2 गैस के बुलबुले बनते हैं, जो कि ऊपर की ओर निकल जाते हैं। यही मैंने लिखा है। ये जो Cl2 गैस बनती है, यह Cl2 गैस एनोड इलेक्ट्रोड की ओर से बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है, अर्थात हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात थी। इसी तरीके से अब ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आते हैं। ऋण इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ये जो धनायन है, ये धनायन ऋण इलेक्ट्रोड की ओर ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। ऋण इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? यहाँ पर जो ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हुई थी तो इलेक्ट्रॉन निष्कासित हुए, तो ये इलेक्ट्रॉन निष्कासित होकर के परिपथ से होते हुए इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर आते हैं, जिस पर ये ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है। ये कैल्शियम धनायन क्या करता है? ये यहाँ पर उपस्थित जो आए थे इलेक्ट्रॉन, उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, तो कैल्शियम उदासीन हो जाता है। और उदासीन होकर के उसकी कौन सी अवस्था बनती है? ठोस अवस्था बनती है। कौन सी अवस्था बनती है? उसकी ठोस अवस्था बनती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया तो कौन सी प्रक्रिया संपन्न होगी? अपचयन। और कैल्शियम किस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है? ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। और ठोस अवस्था में परिवर्तित होकर के ये कैल्शियम इस कैथोड पर, यानी कैथोड कि ये जो छड़ है इस कैथोड इलेक्ट्रोड पर चिपक जाता है, यानी निक्षेपित हो जाता है या मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इस जो अभी समझाया था थोड़ी देर पहले हमने, ये जो उदाहरण लिया था, जिस प्रकार से सोडियम इस इलेक्ट्रोड पर चिपक गया था, उसी प्रकार से ये सोडियम था इस पर चिपक, उसी प्रकार से सोडियम की जगह अब यहाँ पर कौन है? कैल्शियम है। तो कैल्शियम इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हो जाता है, जिसे हम खरोंच करके बाद में हमें बाहर प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम कैल्शियम भी इस छड़ से प्राप्त कर सकते हैं, कैल्शियम धातु प्राप्त हो जाएगी। तो यह है कैल्शियम ठोस धातु जो है कैथोड इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित होती है। इस प्रकार हमें ठोस कैल्शियम धातु प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार शब्द जुड़ा हुआ है यहाँ पे। इस प्रकार ठोस कैल्शियम धातु प्राप्त होती है। ठीक है, तो ये बात हो गई उदाहरण नंबर 2 की। अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर 3 के रूप में हम लेते हैं, देखो उदाहरण नंबर 3 के रूप में हम तीसरा विद्युत अपघट्य पदार्थ लेते हैं। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। विद्युत अपघट्य कौन सा लिया हमने? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है। ठीक है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल विद्युत अपघट्य पदार्थ है, जिसका विद्युत अपघटन होगा किसमें होगा? इस विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन होगा। किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। विद्युत अपघटन का मतलब क्या है? विद्युत अपघटनी सेल में विद्युत अपघटन की रासायनिक प्रक्रिया संपन्न होना। रासायनिक प्रक्रिया कौन सी संपन्न होती है? ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रिया का संपन्न होना। तो यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसका धनायन H पॉजिटिव आयन, ऋणायन Cl नेगेटिव आयन बनता है। ठीक है, अब ये Cl नेगेटिव आयन क्या होंगे? इस धन इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होंगे। धन इलेक्ट्रोड पर Cl नेगेटिव आयन का क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, अर्थात ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से Cl से निष्कासित होगा तो Cl उदासीन हो जाएगा, और Cl एक परमाणुक अवस्था में अभी, जबकि Cl की स्थायी अवस्था क्या होती है? Cl2 के रूप में होती है, यानी द्विपरमाणुक अवस्था के रूप में होती है। तो हम इस अपक्रिया को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1/2 Cl2, या फिर ऊपर जैसे लिखा था हमने उस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये 1/2 Cl2 गैस, ये Cl2 गैस के रूप में निष्कासित होती है। ये Cl2 गैस इस एनोड की ओर से, यानी इस धन इलेक्ट्रोड की ओर से बुलबुलों के रूप में बाहर की ओर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमें Cl2 गैस प्राप्त हो जाती है। ठीक है, ये लिखा हमने। ये Cl2 गैस जो बनती है एनोड इलेक्ट्रोड की ओर से बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, ये बात हो गई। इसके साथ ही अब ध्यान दो ऋण इलेक्ट्रोड की ओर। अब ये ऋण इलेक्ट्रोड पर ये धनायन, ये जो धनायन है ये H पॉजिटिव आयन आकर्षित होते हैं। ये धनायन H पॉजिटिव आयन आकर्षित हो गया इस ऋण इलेक्ट्रोड की ओर। यहाँ पर पर्पस से होते हुए क्या आ गए थे? इलेक्ट्रॉन। उस इलेक्ट्रॉन को ये H पॉजिटिव आयन ग्रहण कर लेते हैं और H उदासीन हो जाता है, हाइड्रोजन परमाणु उदासीन हो जाता है, अर्थात अपचयन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। लेकिन H की स्थायी अवस्था क्या होती है?
H2 होती है, यानी हाइड्रोजन H2 द्विपरमाणुक अवस्था में होता है, इसलिए हमने इस प्रक्रिया को इस 1/2 H2 के रूप में लिख दिया, यानी हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। ये जो हाइड्रोजन गैस बनती है H2, यानी हाइड्रोजन किस अवस्था में रहता है? सदैव गैसीय अवस्था में होता है। तो यहाँ पर ये बुलबुलों के रूप में इस इलेक्ट्रोड की ओर से बाहर की ओर H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। यही लिखा है, ये हाइड्रोजन गैस कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर से बाहर निकल जाती है। किसकी ओर से? कैथोड इलेक्ट्रोड की ओर से बाहर निकल जाती है। इस प्रकार हमें H2 गैस प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है? H2 गैस यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से हमें H2 गैस प्राप्त हो गई। यहाँ पर H2 गैस प्राप्त हो गई कैथोड पर, और एनोड पर Cl2 गैस प्राप्त हो गई। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अपघटन करने पर हमें दो उत्पाद प्राप्त हो गए, एक हाइड्रोजन गैस और एक हाइड्रोजन गैस कैथोड पर और एक Cl2 गैस एनोड पर प्राप्त हो जाती है। ठीक है, अब हम चौथा उदाहरण लेंगे। ध्यान देंगे, चौथे उदाहरण में हम कौन सा उदाहरण लेते हैं? सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं? चौथे उदाहरण में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। किस में कराते हैं? विद्युत अपघटनी सेल में कराते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो दो पदार्थ हो गए, NaCl पदार्थ है और एक जल में मिला है, इसलिए जल भी है इसमें। तो सोडियम क्लोराइड का आयनन होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। धनायन के, इसे धनायन कहेंगे, इसे ऋणायन कहेंगे, यानी धनायन को कैटायन कहते हैं और ऋणायन को एनायन कहते हैं। ठीक है, जल के अणु है, जल के अणु भी धनायन और ऋणायन में परिवर्तित होंगे। H पॉजिटिव आयन और OH नेगेटिव आयन में परिवर्तित हो जाएगा, यानी आयनन हो जाता है। तो ये सोडियम क्लोराइड का और ये जल के अणु का आयनन हो गया। अब इसके बाद धन इलेक्ट्रोड की ओर, ये जो धन इलेक्ट्रोड है, इस धन इलेक्ट्रोड की ओर ऋणायन आकर्षित होते हैं। ऋणायन के रूप में सब कौन आकर्षित होता है? प्रबल रूप से Cl नेगेटिव आयन आकर्षित होता है। ये Cl नेगेटिव आयन आकर्षित होकर के उस इलेक्ट्रोड पर, यानी धन इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इस Cl नेगेटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया और Cl2 गैस के रूप में निष्कासित हुआ, अर्थात ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो गई। कौन सी ऑक्सीकरण प्रक्रिया संपन्न हो जाती है? तो यहाँ पर क्लोरीन गैस हमें प्राप्त होती है। ये क्लोरीन गैस धन इलेक्ट्रोड की ओर से, यानी इस धन इलेक्ट्रोड की ओर से बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। तो बुलबुलों के रूप में इस इलेक्ट्रोड की ओर से बाहर निकल जाती है। तो इस प्रकार से हमें Cl2 गैस प्राप्त होती है। ठीक है, अब इसके बाद ऋण इलेक्ट्रोड पर देखें। ऋण इलेक्ट्रोड पर क्या होता है? ये H पॉजिटिव आयन, ये वाली H पॉजिटिव आयन जल के, ये H पॉजिटिव आयन इस ऋण इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, H पॉजिटिव में आकर्षित होकर के परपथ के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ पर ऋण इलेक्ट्रोड पर, उन इलेक्ट्रॉन को ये H पॉजिटिव आयन ग्रहण कर लेता है और हाइड्रोजन गैस के रूप में निष्कासित हो जाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन की ग्रहण करने पर अपचयन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, अर्थात रिडक्शन अपक्रिया संपन्न हो जाती है। ऊपर कौन सी प्रक्रिया संपन्न होती है? यहाँ पर ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये अपचयन प्रक्रिया संपन्न होती है, अपचयन रिडक्शन अपक्रिया संपन्न होती है। तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये हाइड्रोजन गैस यहाँ से बुलबुलों के रूप में ऋण इलेक्ट्रोड की ओर से बाहर की ओर निकल जाती है। यह हाइड्रोजन गैस ऋण इलेक्ट्रोड की ओर से बुलबुलों के रूप में बाहर निकल जाती है। अतः इस प्रकार से हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ठीक है, तो इस धन इलेक्ट्रोड से हमें कौन सी गैस प्राप्त हो गई? Cl2 गैस। इस ऋण इलेक्ट्रोड से हमें कौन सी गैस प्राप्त हो गई? हाइड्रोजन गैस। अब क्या बचा? देखो, इसका तो हो गया क्या? ऑक्सीकरण। इसका हो गया अपचयन। अब बचे क्या पात्र में? इस पात्र में क्या क्या बच गया? Na पॉजिटिव बचा और OH नेगेटिव आयन बचा। तो यही बात लिखी हुई है, पात्र में क्या रह गया? अब पात्र में Na पॉजिटिव आयन बचा था और OH नेगेटिव आयन बचे थे। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर के NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, यानी इस पात्र में सोडियम हाइड्रोक्साइड शेष रह जाता है। तो यह NaOH पात्र में रह जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या देखते हैं? सोडियम क्लोराइड का जब जलीय विलयन लेते हैं और उसका विद्युत अपघटन कराते हैं इस विद्युत अपघटनी सेल में, तो हमें तीन तरह के उत्पाद प्राप्त हो गए। एक तो Cl2 गैस प्राप्त हो गई, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो गई और पात्र में रह गया कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो तीन तरह के उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। और इस प्रकार से ये चार उदाहरण हमने यहाँ पर पढ़ लिए। इसी प्रकार से अन्य उदाहरण भी होते हैं, उन्हें भी कर सकते हैं। हमने चार उदाहरण अच्छी तरह समझ लिए यहाँ पर।
अब एक बात पर ध्यान देंगे, ये जो विद्युत अपघटनी सेल है, इस विद्युत अपघटनी सेल में यहाँ पर ये क्या कुंजी, कुंजी को हम एक दूसरा नाम लेते हैं स्विच। अपने घरों में कोई भी स्विच बोर्ड होता है, उस पर स्विच ऑन ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑन का मतलब होता है परपथ बंद, यानी परपथ पूरा जुड़ा हुआ है। जब कुंजी यानी स्विच ऑन होता है यानी परपथ बंद होता है, तभी इलेक्ट्रॉन एनोड से होकर के इस कैथोड पर पहुंचते हैं। ठीक है, जब इस कुंजी यानी स्विच को ऑफ कर देते हैं तो परपथ खुल जाता है, यानी यहाँ पर स्विच ऑफ हो गया। अब आगे ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से जाएगा वो आगे इस कैथोड की ओर नहीं पहुँच पाए, क्योंकि यहाँ से ऑफ हो गया, स्विच ऑफ हो गया। स्विच ऑफ होने पर परपथ खुला। ठीक है, परपथ बंद कब होता है, परपथ बंद कब होता है, यानी जुड़ा हुआ परपथ कब होता है, जब कुंजी यानी स्विच ऑन होता है। और परपथ खुला हुआ कब होता है, जब स्विच ऑफ होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कब इस इलेक्ट्रोड से इस इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे, जब स्विच ऑन होगा यानी परपथ बंद होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो हमने विद्युत अपघटनी सेल से विद्युत अपघट्य के हमने 4 उदाहरण समझ लिए, और चारों उदाहरणों में हमने उनके विद्युत अपघटन की रासायनिक प्रक्रिया को समझ लिया, अर्थात ऑक्सीकरण तथा अपक्षयन अपक्रिया को समझ लिया, और साथ ही साथ हमें उन प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होने पर कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं और किस जगह प्राप्त होते हैं, किस रूप में प्राप्त होते हैं, गैसीय अवस्था में प्राप्त होते हैं, ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं, इसके बारे में समझ लिया। अब हम आगे उन्हीं से संबंधित कुछ बात नियम पढ़ेंगे, जिससे अगली हेडिंग आती है, जिससे संबंधित फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। क्या आते हैं अगली हेडिंग, फैराडे के विद्युत अपघटन के विद्युत अपघटन के नियम समझेंगे। तो फैराडे के 2 नियम है। कितने विद्युत अपघटन से संबंधित फैराडे ने कितने नियम दिए, 2 नियम दिए थे। ठीक है, यानी फैराडे ने क्या किया था, विद्युत अपघट्यों का अध्ययन किया था और अध्ययन के आधार पर 2 नियम प्रतिपादित किए थे। ये दोनों ही नियम इंपोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इनको तैयार कर लेंगे। और पहले पढ़ते हैं हम प्रथम नियम, यानी फैराडे का प्रथम नियम पढ़ते हैं। ठीक है, प्रथम नियम जो हम समझेंगे इस सेल के द्वारा ही समझेंगे, ये सेल को हम सामने रखेंगे तभी फैराडे का प्रथम नियम हम समझ पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। तो सबसे पहले मैं नियम बता दूं, इस फैराडे का प्रथम नियम है क्या। ठीक है, देखो इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी सेल में, ये विद्युत अपघटनी सेल है, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रोड हो चाहे ये इलेक्ट्रोड हो, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की एकत्रित या निक्षेपित मात्रा, इस इलेक्ट्रोड पर पदार्थ की मात्रा निक्षेपित हुई थी, एकत्रित हुई थी। ठीक है, किसी पदार्थ की एकत्रित या निक्षेपित मात्रा विलयन में, ये क्या है, एक विलयन है, विलयन में प्रवाहित बैटरी के द्वारा प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा, बैटरी के द्वारा क्या हुई, इस विलयन में विद्युत प्रवाहित की गई थी, तो विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी आवेश के समानुपाती होती है। ये क्या, फैराडे का प्रथम नियम है। अब मैं इस नियम को पहले लिख देता हूँ। ठीक है, फिर इस नियम को और समझेंगे इस सेल के द्वारा। विद्युत अपघटनी सेल में किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की निक्षेपित मात्रा जो होती है विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा अर्थात आवेश के समानुपाती होती है। ये फैराडे का प्रथम नियम है, अर्थात इसको
को हम इस शॉर्ट रूप में समझ लें। देखो, यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा, ये पूरा नियम था। इस नियम को इसके द्वारा ही समझेंगे। देखो, इस नियम के अनुसार विद्युत अपघटनी सेल में, ये विद्युत अपघटनी सेल है, किसी इलेक्ट्रोड पर, ये इलेक्ट्रोड मान लें या ये इलेक्ट्रोड मान लें, ठीक है, कोई सा भी इलेक्ट्रोड हो सकता है दोनों में से, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी पदार्थ की, ये इलेक्ट्रोड ले लेते हैं, ऋण इलेक्ट्रोड यानी कैथोड ले लेते हैं, किसी पदार्थ की, जैसे कि अभी हमने सोडियम क्लोराइड का किया था, तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम धातु इस पर निक्षेपित हुई थी। कैल्शियम क्लोराइड लिया था तो कैल्शियम धातु इस पर निक्षेपित हुई थी, ठीक है। तो किसी पदार्थ की निक्षेपित मात्रा यानी सोडियम या कैल्शियम की निक्षेपित मात्रा विलयन में, ये क्या है, विलयन है, विलयन में बैटरी से क्या प्रवाहित होती, विद्युत प्रवाहित होती, विलयन में प्रवाहित की गई, बैटरी से विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा यानी आवेश के समानुपाती होती है। तो यानी ये जो इस पर जो मात्रा एकत्रित होगी, इस यानी सोडियम धातु एकत्रित होगी इस पर, या कैल्शियम धातु एकत्रित होगी अर्थात निक्षेपित होगी, तो कैल्शियम या सोडियम की मात्रा जो इस इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित हुई है वो किसके समानुपाती होती है, इस विलयन में प्रवाहित की गई विद्युत की मात्रा के समानुपाती होती है, यानी आवेश के समानुपाती होती है। तो इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, निक्षेपित पदार्थ, निक्षेपित पदार्थ हमने सोडियम क्लोराइड लिया था तो यहाँ सोडियम धातु निक्षेपित होती, कैल्शियम क्लोराइड लिया तो यहाँ पर कैल्शियम धातु निक्षेपित होती, ठीक है। तो सोडियम पदार्थ या कैल्शियम पदार्थ की मात्रा यानी निक्षेपित पदार्थ की मात्रा समानुपाती किसके, विद्युत की मात्रा का मतलब किससे, आवेश से है। यानी निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है, ये निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा है वो किसके समानुपाती है, विद्युत की मात्रा के समानुपाती है। ये नियम याद कर लेंगे, बिल्कुल सरल है। और नियम को याद करते समय इस चित्र को सामने रखेंगे जिससे नियम आसानी से तैयार हो जाए। तो निक्षेपित पदार्थ की मात्रा को हमने स्मॉल m मान लिया, समानुपाती किसके, विद्युत की मात्रा यानी आवेश की, आवेश को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम एक बात जानते हैं, Q यानी आवेश, आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा, जानते हैं ना पहले से, आवेश बराबर क्या होता है, विद्युत धारा गुणा विद्युत धारा प्रवाहित होने में लगा समय, ठीक है। तो यानी Q बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू टी। इस Q की जगह हम I इंटू टी भी ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर M समानुपाती I इंटू टी लिख दिया, ठीक है। अब M बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ कोई समानुपाती स्थिरांक आएगा, स्थिरांक को हम W से यहाँ प्रदर्शित कर रहे हैं, अभी समझेंगे ये है क्या। तो ये हो गया M बराबर W I इंटू टी। यहाँ पर W है क्या, यहाँ W एक समानुपाती स्थिरांक है जिसे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ W के एक समानुपाती स्थिरांक है जिससे पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, ठीक है। ये प्रथम नियम यहाँ तक होगा, यहाँ तक आप तैयार करेंगे और बोर्ड एग्जाम में यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखेंगे, तो ये फैराडे का प्रथम नियम हो जाता है। अब कुछ बातें समझने के स्टार लगाकर हम लिखते हैं, वो क्या बातें हैं। अब हम सपोज करें कि इसमें हम विद्युत धारा कितने की, 1 एम्पियर की प्रवाहित करें, इस सेल में विद्युत धारा कितने की प्रवाहित करें। देखो हमने विद्युत धारा, देखो इस विद्युत अपघटनी सेल में हम क्या करते हैं, 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं,
एम्पियर की देखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एमीटर लगा दिया है। एमीटर लगा करके हम ये देख सकते हैं कि इसमें कितनी एम्पियर की धारा इस सेल में प्रवाहित हो रही है। एमीटर लगा करके उस विद्युत धारा को हम मान को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब इसमें कितने समय तक प्रवाहित करनी है, तो ये स्विच लगा हुआ है। जितने समय तक हमें इसमें विद्युत प्रवाहित करनी है, स्विच को ऑन ऑफ कर देंगे। जैसे एक मिनट प्रवाहित करनी है तो 1 मिनट तक ऑन रखेंगे, फिर उसके बाद इस स्विच को ऑफ कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो 1 मिनट तक प्रवाहित होगी, यानी समय निर्धारित हो जाएगा स्विच से, और एमीटर के द्वारा निर्धारित हो जाएगी कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित तो इसमें होती है। तो हम यहाँ पर हम ये कंडीशन थोड़ी सी मान लेते हैं कि यदि I बराबर 1 एम्पियर, यानी विद्युत धारा 1 एम्पियर की इसमें प्रवाहित करते हैं। कितने समय तक प्रवाहित करते हैं, स्मॉल t बराबर 1 सेकेंड तक। 1 सेकेंड तक हम विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं। ठीक है, और 1 सेकेंड होते ही यहाँ पर ये स्विच को ऑफ कर देंगे। स्विच को क्या कर देंगे, ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो 1 सेकेंड की विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो जाएगी। अब 1 सेकेंड तक जब इसमें हमने विद्युत धारा प्रवाहित की तो उस 1 सेकेंड के अंदर क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पर कोई भी धातु इस पर निक्षेपित हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी। ठीक है, ये सोडियम क्लोराइड लिया तो सोडियम धातु निक्षेपित हो जाएगी इस पर, और कैल्शियम क्लोराइड लिया तो इस पर कैल्शियम धातु निक्षेपित हो जाएगी। ठीक है, तो 1 सेकेंड में जितनी मात्रा निक्षेपित होती है, ठीक है, तो देखो मान रखेंगे, तो मान रखने पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखो m बराबर I का मान 1, I का मान हमने कितना लिया, 1। ठीक है, I का मान 1 और t बराबर भी 1, तो m बराबर क्या रह गया, W। तो ये हमें यहां पर ये बात प्राप्त होती है। तो हम क्या देखते हैं कि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड तक इसमें यदि हम प्रवाहित करते हैं तो इस इलेक्ट्रोड पर कोई भी धातु जो निक्षेपित होती है, और निक्षेपित पदार्थ की जो मात्रा होगी वो m होगी, जितनी भी हो, 1 ग्राम 2 ग्राम जितनी भी निक्षेपित हो जाए। ठीक है, और वो किसके बराबर हो जाएगी, इस W के बराबर हो जाएगी। W का मतलब किससे है, पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो इससे W की एक परिभाषा हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यानी इस कंडीशन पर पदार्थ की मात्रा बराबर किसके हो गई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो गई। कौन सी कंडीशन पर, I बराबर 1 और t बराबर 1 समय पर, 1 सेकेंड होने पर विद्युत पदार्थ की मात्रा m और किसके बराबर हो गई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है। तो इससे हमें विद्युत रासायनिक तुल्यांक की परिभाषा स्पष्ट हो जाएगी। देखो इससे स्पष्ट होता है कि, क्या स्पष्ट हो रहा है, स्पष्ट होता है कि जब विद्युत अपघट्य में 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड के लिए प्रवाहित करते हैं, तब इलेक्ट्रोड पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। बात समझ में आ गई ना, यानी विद्युत अपघट्य में जब 1 सेकेंड तक 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित करते हैं, तब इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। ये परिभाषा निर्धारित हो गई, यानी W की परिभाषा हो गई इस m पर। ठीक है, जितनी भी मात्रा निर्धारित हो m की, ठीक है, 1 ग्राम 2 ग्राम जो भी है, और वही मात्रा क्या हो गई, विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर हो जाती है, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक उसको कहते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, तैयार कर लेंगे इस चीज़ को, आपके नोट्स में लिखी हुई है, समझ भी सकते हैं आसानी से। अब इसके बाद ध्यान देंगे, इस W का हम मात्रक ज्ञात करें, यानी विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक ज्ञात करते हैं। तो इसी सूत्र को देखो, हम इसी सूत्र से क्या लिख सकते हैं, देखो m बराबर क्या है, WI इंटू टी, यही सूत्र है। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर क्या हो जाएगा, m बटे I इंटू टी, ये हो जाएगा। तो m का मतलब किससे, ग्राम से है। ठीक है, और बट्टे में क्या आ जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, और समय किस में लिया हमने, सेकंड में, तो सेकंड लिख देंगे। समय मिनट में हो तो मिनट लिख देंगे, जिसमें समय हो उसी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये मात्रक क्या बन गया, ग्राम एम्पियर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये मात्रक बन गया इसके हिसाब से।
किसका मात्रक बन गया ये? विद्युत रासायनिक तुल्यांक यानी W का मात्रक ये होता है। ठीक है, अब चूंकि हम आवेश यानी I/T एम्पियर इंटू सेकेंड का मतलब क्या होता है? कूलाम से होता है, यानी इस जगह हम कूलाम इनवर्स भी ले सकते हैं या हम ले सकते हैं इसका ग्राम प्रति कूलाम यानी एम्पियर गुणा सेकेंड। ठीक है, यानी एम्पियर गुणा समय किसके बराबर होता है? कूलाम के बराबर होता है, क्योंकि ये जो मान है Q के बराबर होता है। Q का मात्रक यानी आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो इसे हम ले सकते हैं ग्राम कूलाम इनवर्स। तो इस प्रकार से ये विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक निर्धारित हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे फेराडे का द्वितीय नियम पढ़ेंगे। प्रथम नियम हो गया पूरा, ये अच्छी तरह समझ लेंगे। फेराडे का प्रथम नियम पढ़ते समय इस चित्र को यानी विद्युत अग्नि सेल के चित्र को सामने रखेंगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने समझाया पूरी बात का ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम फेराडे का द्वितीय नियम, जो कि हम अगले वीडियो में पढ़ते हैं। फेराडे का द्वितीय नियम यहाँ तक अच्छी तरह तैयार करेंगे, समझेंगे। ठीक है।